हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है ऑप्टिक्स, इस वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। इसमें ये पूरा कंप्लीट वीडियो होगा ऑप्टिक्स का, वो चाहे रे ऑप्टिक्स का हो या तो फिर वेब ऑप्टिक्स का हो। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड के लिए इसमें सारे कुछ कंप्लीट किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th का, है ना। वैसे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा कुछ खास ये पूरा साल ना किए हैं, ना पढ़े हैं कहीं पे, वो शॉर्ट में इस ऑप्टिक्स का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस शॉर्ट नोट्स के ज़रिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑप्टिक्स है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। इस पूरे ऑप्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक है आपका फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स, है ना, जिसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अच्छा, और सेकंड क्या है आपका, तो है ये वेव ऑप्टिक्स, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि इस रे ऑप्टिक्स में, है ना, इस रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में दो दो है ना। क्या क्या है वो, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद इसमें ह्यूमन आई डिफेक्ट पढ़ना है ना। ये सारे चीज़ों का, ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, तो रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, रेनबो वगैरह सब कुछ इसी में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो वेब ऑप्टिक्स का, है ना। तो ये वेब ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लाइट का नेचर जो होगा वो क्या होगा, वेव नेचर होगा, है ना। इस थ्योरी पे, इसके बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, इस पार्ट को पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है, हाइगेंस थ्योरी पढ़ना है, और हाइगेंस थ्योरी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों प्रूफ करना रहता है इसमें। उसके बाद इसमें प्रूफ करना रहता है एक थ्योरम है, या तो एक्सपेरिमेंट भी आप बोल सकते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको बायो डीएसी बोला जाता है। ये वेब ऑप्टिक्स में हमने जो कुछ भी बोला है ना, ये बहुत ज़्यादा ही बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, है ना। और सारे भी हैं टॉपिक्स, जैसे पोलराइजेशन है, उसके बाद डिफ्रैक्शन है, ये सब सारे भी इसमें वेब ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है ना। लेकिन उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के व्यू से। तो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड के व्यू से, है ना, बस हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे। ये जेई नीट का कुछ ज़्यादा खास वीडियो नहीं होगा, है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कहानी स्टार्ट होता है रे ऑप्टिक्स से, है ना। जो ऑप्टिक्स है उसका पहला पार्ट, है ना। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बोला है ना। पॉइंट नंबर क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में बताया क्या कि जब किसी प्लेन सरफेस पे, है ना, जब किसी प्लेन नहीं, स्मूथ सरफेस पे लाइट रेज पड़ती है ना, तो पड़ने के बाद पुनः इसी मीडियम में फिर से क्या हो जाती है, लौट जाती है, रिटर्न कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है ना। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन तो हम लोग ने कर लिया। उसके बाद में इसका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है किसी सरफेस से, वो एक लॉ के आधार पे होता है। इसमें बताया क्या जाता है, इस लॉ में, इसका लॉ है क्या, इसके नियम क्या हैं, रिफ्लेक्शन के परिवर्तन के नियम क्या हैं, है ना। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। इस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ रहा है, यहाँ से हमने एक नॉर्मल डाला। अब क्या है, यहाँ पे बोलता है ये क्या है, ये नॉर्मल है ना।
इसका जो फर्स्ट लॉ है ये बोलता क्या है कि ए वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आई। ये आपका क्या है, ये है इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये बीच वाला जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला कोण को कहते हैं, एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले कोण को एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसमें पहला जो नियम है ना, पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, वो बताता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये पहला है। अच्छा, दूसरा में क्या बताता है, सेकंड लॉ इसका क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और उस पॉइंट पे डाला गया क्या, तो नॉर्मल, है ना, उस पॉइंट पे डाला गया ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों का तीनों जो है वो एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं। एक कहानी था रिफ्लेक्शन में। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, रिफ्लेक्शन में ही। चलिए पॉइंट नंबर 2, इसमें देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि ए एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। इसको आप भी एम वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो, है ना। इस साइड में मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका इमेज भी कहीं ना कहीं पे बनेगा, है ना, इसका इमेज बनेगा। तो ये जो है एक रिलेशन है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो होता है वो नेगेटिव होता है, किसका, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का। अच्छा, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से, है ना। इसमें क्या बताया गया होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होता है ना, वो होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। अगर ये बात किसी को समझ में ना आता हो, है ना, तो एक्चुअली में है क्या रिलेटिव वेलोसिटी, तो एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग देखते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। बस तुलना करना है कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है उस दूसरे वस्तु के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वही रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसका याद करने का तरीका क्या है, आपको भी ए बी निकालना है तो पहला माइनस दूसरा कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड, भी ए माइनस बी बी, अगर यही वाला रहता आपका क्या, भी बी ए रहता तो ए हो जाता भी बी माइनस भी ए हो जाता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसी चीज़ को यूज करते हुए देखिए, ये भी आई एम है तो भी आई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, भी आई माइनस क्या हो गया, भी एम हो गया, माइनस पहले का साइन है, उसके बाद क्या भी ओ एम की जगह पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया, है ना। इसको सोल्व करने के बाद पता चलता क्या है ना, कि वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कहानी है ना, ये जो फॉर्मूला आ गया आपका, है ना, ये जो रिलेशन आया है ये है किसके लिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। इस तरह से वर्टिकली मिरर रखा हुआ था, है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने से, है ना, उसका इमेज के वेलोसिटी में क्या कैसे चेंज करेगा या क्या होगा, वो इस इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मूव किया जाता है तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसमें बताया जाता है क्या कि है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ मिरर के बराबर होता है एग्जैक्ट, है ना। आप जितना वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ले जाओगे उतना ही वेलोसिटी से इमेज भी जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बात कंप्लीट हो गया हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। अब कोई बोल सकता है क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी एंगल पे ले जाते हो, है ना, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको किसी एंगल पे ले जाया गया है, तो ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, वेक्टर को यूज करते हुए, ठीक है। वेक्टर को यूज करते हुए इसको कंपोनेंट ले लीजिएगा। उसके बाद क्या है
कि एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए लगा दीजिए, उसके बाद एक बार वर्टिकल के लिए लगा दीजिए, है ना। उसके बाद फिर से दोनों जब भी आई, है ना, भी आई एक्स में और वाई में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आ जाए तो उनका फिर क्या ले लीजिए, रिजल्टेंट ले लीजिए, वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, है ना। ये क्या है, तो ये है आपका 3 नंबर में मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में आपको बताता क्या, ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, कि 1/u + 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f, जहाँ पे u जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और v जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। और f जो होता है वो होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। u को बोलते हैं हिंदी में हम लोग वस्तु की दूरी, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और f को बोलते हैं क्या, तो फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि इस फॉर्मूला के यूज करते हुए, जब भी इस फॉर्मूला के यूज कीजिएगा, है ना, तो साइन कन्वेंशन ज़रूर यूज करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है, गलत आंसर निकल के आएगा। तो अब कहानी यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, कि साइन कन्वेंशन एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए एक मिरर है, ए एक क्या है, मिरर है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है ना। तो बोलता है फर्स्ट पॉइंट में कि मिरर के सामने वाला जो है ना, मिरर के सामने का जो जगह होता है, क्षेत्र होता है, रीजन होता है, वो होता है नेगेटिव, और मिरर के पीछे का जो रीजन होता है, चाहे जैसा मिरर हो, उलट के रखा हो या पलट के, है ना, उसका जो पीछे वाला जो जोन होता है, क्षेत्र होता है, वो होता है पॉजिटिव। अच्छा, तो आगे और पीछे तो हो गया, फ्रंट साइड और बैक साइड हो गया, है ना। तो इसका फ्रंट साइड या आगे वाला जो या सामने वाला जो भाग होता है वह उस साइड होता है जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं, जिस साइड से हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं। तो ये जो साइड हो गया यहाँ से इस साइड, ये होता है वो फ्रंट साइड होता है ना। और ये जो है जिस साइड में पेंट किया रहता है, ये होता है आपका बैक साइड होता है, ठीक है। तो ये वाला इस मिरर के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा नेगेटिव, और ये वाला जो जोन है ना, ये हो जाएगा बैक साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात रह गया क्या, है ना, कि हम लोग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, उसमें साइन कन्वेंशन क्या लगेगा। तो इसमें बोलता क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो क्षेत्र होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो कुछ भी ऊपर होगा, चाहे फ्रंट साइड में हो चाहे बैक साइड में हो, ये होता है पॉजिटिव, है ना। और नीचे वाला साइड में क्या होता है, नेगेटिव। जैसे आप लोग ये वाला जानते हो, है ना, ऊपर में +y है, नीचे में क्या है, -y है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। ये मिरर में साइन कन्वेंशन है, बस इतना ही आपको यूज करना है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए एक बहुत बढ़िया ही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये बोला है, चौथा नंबर पॉइंट, कि कन्वेक्स मिरर हो या तो फिर कन्वेक्स लेंस हो, है ना, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछता है ना। मतलब उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो होता है पॉजिटिव, धनात्मक होता है ना। वही हम अगर बात करें किसका, कनकेव मिरर का, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण हो या तो फिर अवतल लेंस हो, कनकेव मिरर हो या तो कनकेव लेंस हो, उसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकस दूरी होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। कन्वेक्स, कनकेव, प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा आगे में चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये है आपका क्या, मैग्नीफिकेशन है। इसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, आवर्धन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन से बस ये मेजर किया जाता है ना कि कोई भी मिरर या तो फिर कोई भी लेंस जो है वो इमेज को ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना बड़ा बना रहा है या तो कितना छोटा बना रहा है, उल्टा बना रहा है या तो सीधा बना रहा है। समझ में आया, बस इस बात को ये मैग्नीफिकेशन बताता है। बहुत बढ़िया ही चीज़ है ये, है ना।
देखिए, तो मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे टाइप पढ़ना है ना। जैसे में क्या है आपका फर्स्ट में लेटरल मैग्नीफिकेशन है ना, इसी का दूसरा नाम है लेटरल मैग्नीफिकेशन का ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है ना। देखिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्स का मतलब होता है वर्टिकल। समझ में आया, एकदम शॉर्ट में याद रखिएगा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल है ना। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। आप लोग वेब में पढ़े होंगे कि वेब जो होता था वो दो तरह का होता था, ट्रांसवर्स वेब और लॉन्गिट्यूडनल वेब है ना। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही होता था तो उसको बोला जाता था लॉन्गिट्यूडनल है ना वेव, जिसका एग्जांपल था क्या, साउंड है ना। और इसमें जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव का परपेंडिकुलर होता है इस तरह से है ना, तो आपका क्या होता था, ट्रांसवर्स वेव बनता था। समझ में आया कि नहीं, जिसका फिगर कुछ इस तरह से होता था। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे ऐसे हो रहा, लेकिन वेव जो इस तरह से चल रहा, देखिए दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो लैटरल मैग्नीफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है ना, ये जो होता है वो हाइट का रेशियो होता है। तो हाइट किसका, तो इमेज का डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि लैटरल मैग्नीफिकेशन या तो फिर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है किसका, तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, HI डिवाइडेड बाई HO है ना। मिरर के केस में, किसके केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है -V/U। ठीक है, जहाँ पे V जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अच्छा, आप लोग जब 10th में पढ़े होंगे है ना, तो इस मैग्नीफिकेशन का टाइप्स नहीं बताया गया था है ना, और बस इस मैग्नीफिकेशन को है ना, इसका डेफिनेशन जो है वो यही था। ठीक है, तो इस लैटरल मैग्नीफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को हम लोग सिंपली मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला टाइप है ना। इसका दूसरा जो टाइप है ना, वो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। कहने का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है, उसका इमेज जो है ना वो कितना लंबा बनता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, या कितना शॉर्ट बनता है, ये चीज़ दिखाता है ना। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है इतना छोटा है और इसका इमेज जो बना वो इतना लंबा बना है ना, थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये चीज़ जो शो होगा है ना, ये आपका होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में। ठीक, देखिए यहाँ पे इसमें डायमेंशन में जो चेंजिंग आ रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। इसलिए आपको बताया गया था कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्या, वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं है ना। वो पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन को हिंदी में अपने मातृभाषा में हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे क्या कि अपवर्तन जो होता है वो होता क्या है ना। जो अपवर्तन है या तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होता है, तो बताया जाता है क्या कि जब है ना लाइट रे है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जाने के क्रम में क्या होता है कि वो अपने रास्ते से भटक जाता है। मतलब अपने रास्ते से क्या हो जाता है, वो डेविएट हो जाता है। ये बेचारा जा रहा था इस साइड में है ना, इसको जाना था इस साइड में, लेकिन ये इधर ना जा करके है ना थोड़ा बेंट हो करके इधर चला जाता है। समझ में आया। तो इसका अगर डिफिनेशन बोलना हो तो कैसे बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरणें या है ना लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या प्रवेश करती है, तो अपने रास्ते से क्या होती है, भटक जाती है, विचलित हो जाती है या डेविएट हो जाती है। इस घटना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, एक
मीडियम रखा गया ऊपर है ना, ऊपर वाला साइड में। कौन सा मीडियम है वो? रेरर मीडियम है। रेरर कहे तो विरल, कम डेंसिटी वाला, है ना। और एक क्या है? डेंसर मीडियम है ना। एक क्या है? रेरर है, दूसरा क्या है? डेंसर है। डेंसर है ना। डेंसर का मतलब होता है सघन। डेंसर का मतलब क्या होता है? सघन होता है। अब ज़रा सा देखिए यहाँ पे, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो इसके फ्रीक्वेंसी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए F1 = F2 लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग वेव में पढ़ें क्या कि किसी भी वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो उसके सोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब वो जो वेव है वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका स्रोत क्या है। अगर स्रोत चेंज नहीं होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने पे इसका जो सोर्स है, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, तो एक मीडियम से दूसरा में जाए चाहे तीसरा में जाए, सूर्य तो सूर्य है ना, वो चेंज थोड़ी ना होंगे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी F1 = F2 रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं वेव में कि, है ना, उसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन में ये आपका हो गया, है ना, ये जो रे है, देखिएगा थोड़ा सा अच्छा से, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हो गया अपवर्तक सतह, है ना। ये जो है लाइन रे है, ये आपका हो गया क्या है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण हो गया, है ना। उसके बाद ये बेंड हो करके चला जाता है इस साइड में, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल डाला हुआ है जिसका नाम क्या है? N है ना। अब जरा देखिएगा यहाँ पे इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग I कहते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, आपतन कोण। और इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है ना, अपवर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से ज्योमेट्री से आपको पता चल रहा होगा क्या कि I जो है वो R के बराबर नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डेविएट हो गया अपना ओरिजिनल पाथ से, है ना। तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है डेल, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है ना। डेल क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है कुछ नहीं है, वो है क्या कि रिफ्रैक्शन होने के क्रम में, है ना, जो इंसिडेंट रे है ना, वो कितना एंगल से बेंट हो जाता है, उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। कितना से डेविएट हुआ, है ना, कितना एंगल से डेविएट हुआ। देखिए तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये जो पूरा एंगल है नॉर्मल तक का, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा, है ना। अच्छा ये वाला जो एंगल है, ये वाला क्या है? R है। तो आपको अगर ये वाला एंगल निकालना रहे, ये वाला एंगल निकालना रहे, तो क्या हो जाएगा? टोटल एंगल में से R को घटा देंगे, है ना, और यही जो है वो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जिसको हिंदी में विचलन कोण कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पे बात आता है किसका? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। किसका बात आता है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अच्छा, जिसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये होता है रेशियो। तो किसका किसका रेशियो होता है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि आपको निकालना है ना, आपको निकालना है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लीजिए वाटर का निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना, ऊपर में रहेगा क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जब रेशियो आप निकालिएगा, है ना, इसका जब रेशियो निकालिएगा तो आ जाएगा ये 4/3,
एंड दैट इज इक्वल टू 1.33, है ना। तो ये जो 1.33 आया, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है आपको, है ना, निकाल करके पहले से ही रखा गया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में जो होता है वो लगभग बराबर रहता है वैक्यूम का, क्योंकि एयर का डेंसिटी जो है उतना कुछ खास नहीं है, रोकने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो इसका जो म्यू का वैल्यू होता है 1 होता है। वाटर के लिए 4/3 जो अभी हमने निकाला, है ना। और ग्लास का जो होता है वो 3/2 होता है। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और है, ये है आपका डायमंड। तो डायमंड में जो म्यू होता है वो कितना होता है, 2.42 होता है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे किसके बारे में, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। चलिए इसमें ज़रा देखिए, अपवर्तन के नियम, है ना। यहाँ पे देखिए पहला में क्या बोलता है ना, कि ये जो वहाँ पे जो एंगल बन रहा था इस तरह से, है ना, ये नॉर्मल है आपका, इस तरह से आया, है ना। इसको चल जाना चाहिए था इस साइड में, है ना, लेकिन वो उधर ना जा करके थोड़ा बेंट हो जाता है ना। अभी हम बताएंगे कि नॉर्मल की तरफ क्यों बेंट होता है, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, ये आई था, ये एंगल जो है वो आर था, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोलता है, इसमें देखा गया क्या इसमें कि साइन आई, है ना, और साइन आर का जो रेशियो है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो जो है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के बराबर आ गया। वो v1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, v1 डिवाइडेड बाई v2 आ गया है, ठीक है, v1 डिवाइडेड बाई v2, है ना। जो इक्वेशन देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू जो है ना, वो v1 डिवाइडेड बाई v2 है। अच्छा, याद रखिएगा कि v1 जो है वो स्टार्टिंग वाला मीडियम है, मतलब इंसिडेंट रे जिसमें है, और 2 वाला कौन सा है, तो जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है ना। तो इसका जो रेशियो है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2 है, एंड दैट इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1, है ना। तो यहाँ से करने के बाद आ गया क्या कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर जो है दैट इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1, है ना। अब यहाँ से ये करने के बाद में पता चलता है क्या, है ना, कि ये जो वैल्यू आता है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, हमेशा फिक्स रहता है ये वाला वैल्यू, है ना। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये फिक्स रहेगा हर एक रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये पहला नियम है। पहला नियम क्या बोला जी, कि द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1 एंड दैट इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स का, है ना, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल के नियम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और वो आपको यहाँ पे देखिए, हम लोग वेब में क्या पढ़े हैं, वेब में हम लोग ये वाला इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो उसका फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि रिफ्रैक्शन के क्रम में जो एफ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इनका जो रेशियो होगा इस तरह से इक्वल टू आ जाएगा दोनों मीडियम के लिए, है ना। तो v1 डिवाइडेड बाई v2 यहाँ पे जो है ना, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक लाइन में ये चारों चीज़ को कनेक्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1 दैट इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2 एंड दैट इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाई λ2, ठीक है। λ1 यहाँ पे, सॉरी लैम्डा जो है ये है आपका वेवलेंथ है, जिसको हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हम लोग लेंस फार्मूला के तरफ, है ना, लेंस फार्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, है ना, ये लेंस फार्मूला है आपका। लेंस फार्मूला हम लोग 10th में क्या पढ़े थे, 1/v
माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर से u एंड v को अलग नहीं है, सेम चीज़ है। u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द लेंस या ऑप्टिकल सेंटर, और v जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है लेंस में, है ना। और f जो है यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, ठीक है। बस मिरर में वहाँ पे प्लस होता था ये वाला, है ना, और इस केस में लेंस के केस में ये वाला क्या है यहाँ पे, तो माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये क्या है, माइनस है लेंस के केस में। चलिए, अच्छा, इससे जो कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन करना है आपको, न्यूमेरिकल बनाना है या जो कुछ भी करना है, सब साइन का साथ कीजिएगा। साइन के साथ में सब लोग सब कुछ को भरिएगा। यू भी है ना, यू है, भी है, एफ है, सबको साइन के साथ में पुट करना है ना। मतलब साइन कन्वेंशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या होता है लेंस के केस में, कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में, है ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो मेजर किया जाएगा डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस यही कहानी चलते रहेगा इसमें, है ना। अच्छा, एक और चीज़ फिर से, ये मान लीजिए लेंस है, तो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो जोन है, क्षेत्र है, वो प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रूफ जब आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, है ना, 12th में, इसको बोला जाता है लेंस मेकर फार्मूला बोला जाता है ना। जब इस फार्मूला को प्रूफ किया जाता है ना, तो इस तरह से कुछ आता है ना। मतलब कि 1/f इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड, सॉरी, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 1 माइनस इंटू क्या है, 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। तो कहने का मतलब कि किसी लेंस का जो फोकल लेंथ होगा ना, वो आसपास के मीडियम पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि कोई लेंस हवा में रखा हुआ है तो उसका फोकल लेंथ जो होगा वो अलग होगा, अब इसी लेंस को पानी में जब रख दिया जाता है तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो कुछ अलग होगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ है, देखिए यहाँ पे μ1 μ2 पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया। अच्छा, तो यही बात यहाँ पे बताया गया है क्या, कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। अच्छा, इसको बोला जाता है क्या, लेंस मेकर फार्मूला बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या, लेंस में मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन जो है वो वही वाला है, कौन सा, जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन था। तो ये जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है, हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू इन द केस ऑफ लेंस v अपॉन u। मतलब लेंस के केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो v डिवाइडेड बाई u होता है। यही मिरर के केस में जो होता था वो क्या होता था, माइनस v डिवाइडेड बाई u होता था। ये किसके लिए है, तो ये है मिरर के लिए, है ना, और ये जो है वो किसके लिए है, तो ये है आपका लेंस के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इसमें जो इस चीज़ को इंक्लूड ना किया गया है कि, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा। ये 10th में बहुत बढ़िया से ही पढ़ना था, है ना, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। जो 10th में पढ़ना था यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कि कैसे कैसे हम लोग किए थे वहाँ पे। जब f पे रहता था तो इनफाइनाइट पे बनता था, जब 2f पे रहता था, है ना, तो 2f पे बनता था, है ना। मतलब कि पोजीशन ऑफ इमेज, और उसमें बड़ा बनता था, रियल बनता था, वर्चुअल बनता था। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो जो है वो क्या है, ये है आपका ह्यूमन आई डिफेक्ट, मानव दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है ना, दृष्टि दोष, आँख में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस वाले केस में हम लोग उसी दोष के बारे में पढ़ेंगे, उसी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको लेंस लगा करके सुधारा जा सकता है, ठीक है। जिसको लेंस लगा करके क्या किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, इसमें जो है बेसिकली इसका 4 टाइप्स होता है ना। दृष्टि दोष के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेस बायोपिया,
और लास्ट फोर्थ है आपका एस्टिग्मेटिज्म है ना। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा देखिए इसमें, इसको मायोपिया को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है इसको, मायोपिया को। हाइपरमेट्रोपिया को बोला जाता है लॉन्ग साइटेडनेस बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये क्या है? अबिंदुकता है। इसमें देखिए क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले पढ़ते हैं तो मायोपिया के बारे में, है ना। मायोपिया इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। देखिए इसको हिंदी से बड़ी बढ़िया से समझा जा सकता है ना। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है ना कि निकट के वस्तु को, है ना, निकट का जो वस्तु होता है ना, निकट में रखा हुआ वस्तु जो होता है नज़दीक में, वो साफ साफ बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और दूर का जो वस्तु होगा वो दिखाई नहीं देगा। मतलब ये जो निकट दृष्टि दोष है इसका उल्टा लिखा हुआ है। मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला ना दिखा देगा। ये दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला दिखाई देगा, नज़दीके वाला ना दिखाई देगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे है क्या बोला, यही है कि, है ना, क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियरली। मतलब कि नज़दीक के वस्तु जो हैं वो बड़ा साफ साफ दिखाई देंगे, बट लेकिन फार वंस डज नॉट, है ना, फार वंस, है ना, डोंट। इसका मतलब क्या है कि दूर वाला दिखाई जो है वो क्लियरली नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, इस दोष को, इस डिफेक्ट को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जानते हैं किससे? तो कनकेव लेंस लगा करके, अवतल लेंस लगा करके। याद रखिएगा कि किसी भी दूर के चीज़ को देखने के लिए, जब कोई चीज़ नया दिखता है ना, कहाँ पे रखा रहता है? तो बहुत दूर में, है ना। तो उस दूर की चीज़ को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका उल्टा इसमें हो जाएगा क्या, है ना, कि इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। अब देखिए अगला है इसमें तीसरा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को बोलते हैं हिंदी में जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ना आपको दूर का दिखाई देगा ना नज़दीक का दिखाई देगा क्लियरली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरह का गड़बड़ी है इसमें, है ना। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्या? बाई फोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसको द्विफोकस लेंस कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट वन है इसमें क्या? एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता। इसमें क्या है ना कि एस्टिग्मेटिज्म में जो इमेज बनता है ना ऑब्जेक्ट का, वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाता है। जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं ना, वो वहाँ पे एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग इमेज को तभी देख पाते हैं जब एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे इमेज जाके बनता है ना, मिलता है ना। तो इसमें इस डिफेक्ट में होता क्या है, तो कभी इधर बन गया, कभी इधर बन गया, कभी इधर बन गया। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होता है ना, वो एक पॉइंट पे मिलते नहीं है, इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इमेज है वो ब्लर दिखते रहता है। समझ में आया? क्या दिखता है? ब्लर दिखता है, ठीक है। इस दोष को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या लगा करके, है ना। तो सिलेंड्रिकल लेंस लगा करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस लगा करके हम लोग कर सकते हैं यूज। एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा रहे हैं यहाँ पे कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। वहाँ पे आपको बताया गया था स्टार्टिंग में के केस में, है ना, कि कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे में बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से अरेंज करने के बाद आपको, है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा पता चल जाएगा। पता ही नहीं चलता उसमें कि निकट वाला में क्या होता है, दूर वाला में क्या होता है ना। तो यहाँ पे एकदम सीक्वेंस में एक जगह पे लिखा गया है, सबका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। कटिंग ऑफ लेंस, है ना। लेंस को हम लोग कट करते हैं तो उसका जो फोकल लेंथ पे प्रभाव पड़ता है कि ना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये मान लीजिए कि एक लेंस है, ठीक है। इस लेंस को अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, मुख्य अक्ष के, है ना, अबाउट क्या करें? काट दें इसको, दो भाग में बांट दें, इक्वल भाग में, है ना। तो इसका जो फोकल लेंथ जो होता है ना वो चेंज नहीं करता है, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए कि एक लेंस है ना,
क्या है, एक लेंस है इस तरह से, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए एक हमने रे भेजा है, तो भेजने के बाद में ये इन दोनों सरफेस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ इसका, ये जाके कहीं पे मिलेगा, ठीक है। अब इसको काट भी दीजिएगा ना, है ना। अब चलिए कि इसमें दूसरा रे डालिए, ये भी जो है ना, ये इन्हीं दो सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये भी जाके उसी पॉइंट पे मिलेगा, ये भी जाके उसी पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे पहले वाला कट किया था, है ना। तो इसमें जो फोकस है वो चेंज ना होता है, मतलब कि ओरिजिनली जहाँ पे जाके मिल रहा था उसके बाद जो है कट करने के बाद भी जो लाइंस है जो पैरेलल आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी जाके वहीं पे फोकस पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ जो है वो चेंज ना करता है। लेकिन इसी लेंस को अगर हम लोग अपर्चर के, है ना, अपर्चर के अलोंग अगर क्या करते हैं, कट करते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं, है ना। तो इसका जो एफ होता है ना वो दो भाग में बढ़ जाता है, मतलब कि एफ जो हो जाता है इसका क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, एफ डैश बिकम्स f/2। अच्छा, अब चलिए आगे में चलते हैं ना, क्या है अभी यहाँ पे, तो ये है लेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब एक ही लेंस में अगर ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसको बोल सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग होगा, है ना। तो इसमें कितने सारी इमेज बनेंगे, कितने सारे फोकस बनेंगे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे, तो अगर इस तरह से रहता है ना, इस तरह से रहता है, मतलब कि आधा फील्ड में आपको डाल दिया गया μ1, है ना, और आधा बचा हुआ में क्या डाला है, μ2 डाला है, ठीक है। तो इसमें सिंगल फोकस होता है, इस केस में सिंगल फोकस होता है और सिंगल इमेज बनता है। जानिए कि जितना फोकस बनेगा उतना ही इमेज बनता है उसमें, ठीक है, जितना फोकस उतना इमेज। चलिए इसमें देखिए सेकंड केस में, इसमें जो है ऊपर में जो है ना, ऊपर में अलग मीडियम रखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे वाला में क्या रखा गया, अलग रखा गया है। इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगा लाइट का, कुछ अलग एंगल से होगा, है ना, और नीचे वाला में बेंडिंग जो होगा वो कुछ अलग एंगल से होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे, मान लीजिए इस तरह से है ना, ऊपर वाला मान लीजिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो है यहाँ पे मिला, ठीक है। और नीचे वाला में जो है ना, वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद कुछ अलग पॉइंट पे जाके मिलता है ना। तो नीचे वाला के लिए फोकस जो है यहाँ पे है, और इसके लिए जो फोकस है वो यहाँ पे है, ठीक है, f2। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, बेंडिंग अलग अलग क्यों हुआ है, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा बेंडिंग होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है वो दो अलग अलग मीडियम इस तरह से होने के वजह से, है ना, होने के वजह से इसमें जो फोकस बनेंगे 2 बनेंगे, और इनका जो इमेज बनेगा वो भी 2 बनेगा। चलिए अगला जो है वो ऐसा है कुछ, इसमें देखिए ये वाला जो लाइट यहाँ से पास करेगा कुछ इस तरह से पास करेगा, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस का है, ये वाला कुछ अलग जगह से पास करेगा क्योंकि म्यू अलग है इनका, है ना। तो इसमें क्या है कि जितना तरह का इसमें म्यू डाला हुआ है, जितना तरह का इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जितना तरह का इसमें क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उतना इसमें क्या होगा, उतना इसमें क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो कितना है, 4 इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 4 अलग अलग इसमें दिए गए हैं, है ना। तो इसका 4 फोकस हो जाएगा और 4 इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक लास्ट इसमें है ना, क्या है इस तरह से है ना, ये अलग है ना, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, चारों 4 है ना। तो इसमें देखिए यहाँ से ऊपर वाला से जो पास करेगा, है ना, कुछ इस तरह से पास करेगा, है ना, मतलब ये मान लीजिए कि रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 जो है उसको भी μ1 और μ2 से, सॉरी, रे नंबर 1 जो है, रे नंबर 1 ये मान लीजिए यहाँ से पास किया, ठीक है। रे नंबर 2 जो है ना, रे नंबर 2 जो है उसको भी μ1 μ2 से पास होना पड़ेगा, है ना, मतलब इतना ही झेलना पड़ेगा उसको। तो जितना बेंड ऊपर वाला हुआ है
है ना। इसमें बेंडिंग थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये जा करके मिलेगा जो है ना वो एक ही पॉइंट पे मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। मतलब कि ऊपर वाला जो लेंस है, मतलब ऊपर वाला जो कुछ भी पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इनके सारे जो लाइंस हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। तो ऊपर वाला की वजह से कितना हो जाएगा, एक फोकस हो जाएगा, है ना। और नीचे वाला की वजह से एक फोकस हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, दो फोकस की वजह से दो इमेज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है ना, उसको पी से इंडिकेट किया जाता है। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है ना। याद रखिएगा कि इस एफ को साइन के साथ पुट कीजिएगा, वो भी SI यूनिट में, मतलब एफ को मीटर में आप डालिएगा साइन के साथ, तब पावर सही निकल के आएगा यहाँ से, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी लेंस का, है ना, किसी लेंस का, या मान लीजिए कि एक मेरे पास कनकेव लेंस है, उसका एफ का जो वैल्यू है वो दे दिया है 25 सेंटीमीटर। एक ऐसा लेंस है, कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका जो पावर जो हो जाएगा वो 1/f हो जाएगा। 1/f कहे तो, है ना, -1 कितना हो जाएगा, P = -1/25। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। तो इसको एक करने के बाद में 100 चला जाएगा ऊपर, 25 रह जाएगा नीचे, ये माइनस है तो ये जाएगा -4। अच्छा, ए पावर ऑफ लेंस जो है, इसका जो SI यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायोप्टर कहते हैं जिसको कैपिटल D से इंडिकेट किया जाता है। देखिए अब चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधा फॉर्मूला पूछता है आपसे, है ना। इस वाले में आपको अगर कहीं से नोट्स मिल जाता है ना, तो इसका प्रूफ आता है एग्ज़ाम में, है ना। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रूफ आता है। अगर पॉसिबल होता है तो ठीक है कीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। वहाँ पे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको, है ना। ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, है ना। एक में भी रह सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, या तो फिर वेव ऑप्टिक्स से, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, रे ऑप्टिक्स से रहेगा। अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, उधर से हो जाएगा। अगर कर लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है ना। अब ज़रा देखिए, इसमें जो है सबसे पहला है क्या, देखिए इसमें कुछ बताया गया है माइक्रोस्कोप्स का टाइप्स है ना। फिर इसमें बता रहा है क्या कि व्हेन इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बनेगा तो क्या होगा, है ना। नियर पॉइंट बोला जाता है 25 सेंटीमीटर को, है ना, मतलब कि उसके नज़दीक में रखे हुए चीज़ को, है ना, फिर आप नहीं देख सकते हो, है ना, उसके बाद पे ही देखा जा सकता है। अच्छा, और उसके बाद में क्या है, व्हेन इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इसमें 2 केस होता है ना, पूरे माइक्रोस्कोप में, है ना। इमेज या तो डी पे बनेगा या तो फिर इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो पहला नंबर में क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर है, इमेज का साइज बड़ा करने का पावर जो होता है वो 1+D/f होता है। D/y क्या होता है, f होता है। D क्या है, आपका नियर पॉइंट है ना। और जब इन्फिनिटी पे बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या होता है, D/f हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो हो जाता है -V0/U0, है ना, इंटू 1+D/FE, है ना। या तो इसी चीज़ को बोल सकते हैं -L/F0, है ना। F0 या तो F ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, है ना, इंटू 1+D/FE। इसमें कंपाउंड लेंस में 2 तरह का लेंस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा होता है आई लेंस होता है। तो O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस और E फॉर, है ना, E फॉर है क्या, आई लेंस है। चलिए सब कुछ साइन के साथ रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है, बस फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है ऑप्शन में, MCQ क्वेश्चन में। शायद एक पिछले साल पूछा भी है,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वाला लाइन पूछा है, ये वाला पूछा था कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कितना होता है, तो -L डिवाइडेड बाई FO इंटू 1 + D डिवाइडेड बाई AP। उसी तरह से जब इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर इसमें इतना होता है, ठीक है। एक होता है तीसरा नंबर में क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना, जिसको बहुत दूर दूर की चीज़ें देखा जा सकता है, बहुत दूर दूर की चीज़ें को देखा जा सकता है ना। इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो होता है किसके लिए, जब इमेज डी पे बनता है, नियर पॉइंट पे बनता है, -FO डिवाइडेड बाई FA इंटू 1 + FA डिवाइडेड बाई D होता है। उसी तरह से जब इसका इमेज जो है कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू -F0 डिवाइडेड बाई FE होता है, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, है ना, और उसके बाद फिर मस्त से रिवाइज मार दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा फिर। अच्छा, आगे कुछ है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ है ना। आपको रिफ्रैक्शन में इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा होगा या जानते होंगे, है ना, कि किसी चीज़ को हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है, तो अपना रखा हुआ चीज़ पे नहीं नज़र आता है ना, वो अपने रखे हुए चीज़ पे क्या है, नज़र नहीं आता है, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए है अपेरेंट हाइट। अपेरेंट हाइट करने का मतलब कि काल्पनिक हाइट, मतलब कि ऑब्जर्वर जो है देखने वाला वो अलग मीडियम में है, और वस्तु जो रखा हुआ, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो अलग मीडियम में रखा हुआ है ना। तो अपेरेंट हाइट जो होता है ना, वो हो जाता है उस वस्तु का एक्चुअल हाइट, है ना, उस सेपरेटिंग मीडियम से, उस सतह से डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई म्यू आई। यहाँ पे म्यू ऑब्जेक्ट क्या है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू ऑब्जेक्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और म्यू आई है क्या, तो जिस मीडियम में आँख मतलब कि ऑब्जर्वर है ना, उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग, इस पूरे चीज़ को, मतलब इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ए रेशियो वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूछ रहा है क्या, वाटर का पूछ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एयर पूछ रहा है, ठीक है। तो जिसका पूछा है उसको ऊपर रखिए, म्यू वाटर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू एयर हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका म्यू रिलेटिव, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2। जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको कहा जाता है ना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है ना, जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो, है ना। जैसे एग्जांपल, पानी से हवा में जा रहा हो, है ना, सघन से विरल हमेशा। तो इसमें होता क्या है ना कि देखिए, जैसे मान लीजिए क्या कि ये जो लाइट गया है ना, वो जस्ट मान लीजिए यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, कुछ ऐसे जा रहा था। अब हम लोग जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बेंट होता जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे कि एंगल बढ़ाते बढ़ाते, इंसिडेंट एंगल बढ़ाते बढ़ाते, है ना, क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तो इस एंगल को, है ना, सबसे पहली बात, इस एंगल को, इस आई एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, तो क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अच्छा, और इस एंगल से थोड़ा सा और बढ़ने के बाद में, इस एंगल से थोड़ा सा और बढ़ने के बाद में, जैसे देखिए यहाँ पे रेड वाला जो दिखाया गया है ना, जो रेड वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है ना, जैसा ही ऊपर एंगल चेंज किया, थोड़ा सा एंगल बढ़ा, है ना, तो ये जो है वो रिफ्रैक्शन ना होकर के इसका रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, है ना, उसी मीडियम में गया और उसी में लौट आया। इस घटना को, है ना,
इस क्रिटिकल एंगल के बाद वाला आई पे चलने पे, सेंड करने पे इंसिडेंट रे को, है ना, पुनः उसी मीडियम में लाइट रे का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। इस घटना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है ना। और वो वाला एंगल, है ना, वो वाला आई का वैल्यू, आई का वह वैल्यू जिस पे आर बराबर कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो इस आई को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमेशा याद रखिएगा कि ये घटना जो होता है वो हमेशा डेंसर टू रेयर होता है, ये नहीं कि रेयर टू डेंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको पता है कि जब, है ना, रेयर से डेंसर में जाता है लाइट रे, तो नॉर्मल के तरफ क्या होता है, बेंट होता है, समझ में आया। और जब क्या हो, है ना, डेंसर से कहाँ जाए, रेयर में जाए, है ना, तो एक क्या होता है, नॉर्मल की तरफ, सॉरी नॉर्मल की तरफ नहीं, ये नॉर्मल से क्या हो जाता है, तो दूर चला जाता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कुछ रिलेशन है ना। देखिए हम लोग स्नेल के नियम से क्या जानते हैं, है ना, कि म्यू1 साइन आई, एक्चुअली में क्या था, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1। जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ें क्या क्रिटिकल एंगल के लिए कि आर बराबर कितना हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है ना। इस इक्वेशन में जब पुट कीजिएगा, है ना, इस इक्वेशन में जब पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो साइन 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इस आई के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, है ना, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू2 डिवाइडेड बाई म्यू1, है ना। अगर उस रेयर मीडियम का, है ना, अगर उस रेयर मीडियम का मान लीजिए कि एयर है, क्या है, एयर है, तो म्यू1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू1 बराबर हो जाएगा आपका 1, और म्यू2 बराबर मान लीजिए उस मीडियम का, है ना, क्या है, म्यू है, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, है ना, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई म्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा है कहीं पे, ठीक है, बोर्ड में। चलिए देखिए यहाँ पे बता दिया कि म्यू जो है वो, है ना, वो म्यू1 के बराबर है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, है ना। जब दो या दो से अधिक लेंस रहते हैं तो किस तरह से, है ना, हम लोग उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पे केस है क्या कि मान लीजिए कि दो लेंस है जिनका फोकल लेंथ जो है एक f1 है, एक का कितना है f2 है ना, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है d है। तो इन दोनों के वजह से एक जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा फाइनल वाला, है ना, उनका जो फोकल लेंथ होगा वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, है ना, 1/f1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो f2 हो जाएगा, माइनस क्या, d डिवाइडेड बाई f1 इंटू f2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे f1 f2 को साइन के साथ रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। इसमें क्या होता है ना, जो इनका जो फाइनल बनता है इंस्ट्रूमेंट लेंस और मिरर से, वो बनता है आपका, है ना, वो बनता है फाइनल मिरर बनता है। क्या बनता है, तो मिरर बनता है। तो इसका जो f इक्विवेलेंट होता है इस मिरर का, वो हो जाता है 1/f मिरर माइनस 2 डिवाइडेड बाई f लेंस हो जाता है। ठीक है, साइन का साथ में यूज कीजिएगा, साइन कन्वेंशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका, वेव ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो गया लगभग, है ना, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में, है ना, सिर्फ हम यहाँ पे कर रहे हैं किसके बारे में, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो वेव नेचर है ना के बेसिस पे किया गया था। मतलब को लाइट को बताया गया था कि ये वेव है ना, ये क्या है, एक वेव है। देखिए यहाँ पे इस तरह से क्या है, दो स्लिट रखा गया है ना। एक मतलब मान लीजिए कि एक स्क्रीन है यहाँ पे पर्दा है ना, जिसमें छोटा छोटा होल किया गया है ना। अब यहाँ से पतले छिद्र से क्या है कि लाइट यहाँ पे पास कर रहा है अंदर में। इस पूरा जोन में क्या है, अंधेरा अंधेरा है ना स्टार्टिंग से, ठीक है। ये अंदर में क्या है, पूरा पूरा अंधेरा था। अब यहाँ से लाइट जला दिया गया, ठीक है। यहाँ से लाइट जो है वो जला दिया गया है ना। इस तरह से लाइट यहाँ पे एंट्री मार रहा है होल के ज़रिए, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं क्या, ये पॉइंट को सोर्स 1 बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सोर्स 2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस सोर्स से लाइट जो है वो यहाँ पे पहुँचा, इस वाले सोर्स से लाइट जो है यहाँ पे पहुँचा, है ना, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इसमें है ना, इस तरह से इसमें क्या बनते हैं, स्पॉट बनते हैं, है ना। मतलब लाइन भी बोल सकते हो, डार्क लाइट है ना, डार्क लाइन, ब्राइट लाइन, है ना। इस तरह से बनते रहता है इसमें, ऐसे करके। देखिए ये जो है मान लीजिए डार्क है, बीच वाला ब्राइट हो गया, ये फिर से डार्क है ना, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, इस तरह से चलते रहता है वो, ठीक है। तो ये जो डार्क ब्राइट और डार्क ब्राइट जो है वो आता है इंटरफेरेंस से आता है, ठीक है। मतलब कि जब दो वेव बनते हैं ना, तो आप लोग पढ़े होंगे वेव में कि इंटरफेरेंस और वेव में जब दो वेव मिलते हैं तो या तो मैक्सिमा बनेगा या तो मिनिमा बनेगा, है ना। जब उसका टॉप टू टॉप पॉइंट मिलता है ना, टॉप टू टॉप पॉइंट मिलता है तो मैक्सिमा मिलता था, है ना। और क्या होता है, टॉप वाला है ना, और कौन वाला, लोवेस्ट वाला जब मिलता है ना, तो क्या बन जाता था, डार्क बन जाता था, मतलब मिनिमा आता है, जाहिर सी बात है। तो अगर टॉप टू टॉप मिले है ना, तो मैक्सिमा ब्राइट मिलेगा वहाँ पे। अब अगर टॉप और बॉटम मिलता है ना, तो वो कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा, जीरो होकर के मतलब कि डार्क अंधेरा दिखेगा वहाँ पे, है ना। इसी बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है। अच्छा थोड़ा देखिए, इसमें जो है डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछता है या तो फिर क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। ये एक स्क्रीन रखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है इस साइड में, ये वाला जो है एक क्या है, एक स्क्रीन है जिस पे हम लोग लाइट का पैटर्न देखते हैं कि डार्क है या ब्राइट है, डार्क है ब्राइट है क्या है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये डेलेक्स को बोला जाता है पाथ डिफरेंस। मतलब कि सोर्स 2 जो है ना, सोर्स 2 जो है वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस चला है ना। कितना चला, ये x2 चला, ये वाला कितना चला, x1 चला। तो ये जो है ये वाला बराबर अगर ये वाला करें तो इतना जो है h2 ज़्यादा चला, है ना। यही आपका क्या है, डेलेक्स है। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट या प्रूफ इसमें कीजिएगा, है ना, तो इसमें आता है डेलेक्स इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा, जहाँ पे एन जो है वो क्या है, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह से चलते रहेगा। और लेमडा क्या है, तो इस लाइट वेव का वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा ये जो फॉर्मूला निकल के आता है किसके लिए आता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आता है। इंटरफेरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग मैक्सिमा भी कहेंगे, है ना। और यहाँ पे जो होगा वो ब्राइट ब्राइट दिखेगा, है ना, ज़्यादा रोशनी होगा यहाँ पे। और डिस्ट्रक्टिव जो है ना, यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे मिनिमा। क्या कहेंगे यहाँ पे, मिनिमा कहेंगे। अब इस केस में डार्क अंधेरा दिखेगा आपको, ठीक है, रोशनी नहीं रहेगा वहाँ पे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या। हाँ तो यहाँ पे बताया गया क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेलेक्स होता है वो एन लेमडा होता है ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेलेक्स होता है, पाथ डिफरेंस होता है ना, वो होता है 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2। एक यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 हो गया है, ये वाला 2 नहीं होगा, ठीक है, ये वाला 2 नहीं है, ये 2 बस यहीं पे रहता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया
2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या लैम्डा, मतलब इतना जो है वो n की जगह पे आता है, इसमें जो है n की जगह पे आता है 2n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जहाँ पे n बराबर आपको पता है ना, क्या n बराबर, तो 0 1 2 3 इस तरह से चलते रहता है। अब हम लोग देखते हैं क्या है ना, कि यहाँ पे जो स्पॉट्स बन रहे थे, यहाँ पे जो स्पॉट्स बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे डार्क बना, ठीक है, उसके बाद ब्राइट बना, उसके बाद फिर से क्या हुआ, डार्क बना, फिर से ब्राइट बना, उसके बाद फिर से क्या बना, डार्क बना, इस तरह से चलते रहता है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इसी तरह से चलते रहता है, ठीक है। तो हम लोग डार्क को कहेंगे मिनिमा कहेंगे और ब्राइट को क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो डार्क या ब्राइट जो बन रहा है उसका लोकेशन क्या होगा, है ना। जैसे देखिए जो फर्स्ट ब्लैक वाला बना है इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट मिनिमा कहेंगे, इसको सेकंड मिनिमा कहेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए ए सेंट्रल लाइन पे उसी तरह से नीचे में चला जाएगा, है ना। देखिए सेंट्रल लाइन पे ए वाला जो पार्ट है, ए वाला देखिए वाइट वाइट है ना, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो ब्राइट है इसमें वो कहाँ पे, यहाँ पे है, सेकंड ब्राइट यहाँ पे है, थर्ड ब्राइट यहाँ पे है, तो पहला ब्राइट को क्या कहेंगे हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा कहेंगे, इसको सेकंड मैक्सिमा कहेंगे, इसको थर्ड मैक्सिमा कहेंगे। तो इसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मतलब अलोंग द बाई एक्सिस हम लोग कुछ निकालेंगे। यहाँ पे क्या है वो थोड़ा देख लीजिए, क्या बोला कि फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे, और डिस्ट्रक्टिव को क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव को मैक्सिमा और इसको क्या कहा जाता है, कैसा होता है ये, तो ये ब्राइट होता है, डिस्ट्रक्टिव मिनिमा, ये अंधेरा काला काला होगा। देखिए तो ये बाई बराबर एन लैम्डा, बाई बराबर एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी जो होगा वो हो जाएगा किसके लिए, तो डिस्टेंस ऑफ एनेथ मैक्सिमा, ये किसके लिए फॉर्मूला है, तो एनेथ मैक्सिमा के लिए है ना, एनेथ मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा कहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये एनेथ मैक्सिमा के लिए पोजीशन है आपका, है ना, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल लाइन से। तो यहाँ पे जब एन का वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 भरेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से आएगा यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, इस तरह से वो बनते रहेगा। समझ में आया ना। देखिए नीचे में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, है ना। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं क्या, मतलब हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, तो मिनिमा के लिए। एनेथ मिनिमा का क्या होगा, है ना, एनेथ मिनिमा का क्या होगा। तो इसमें बस याद है ना, मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए हम लोग एन पुट किए थे और मिनिमा के लिए हम लोग 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे, बस याद रखिएगा, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए ये जो बाई का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एनेथ मिनिमा, ये 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू ठीक उसी तरह से n = 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलते रहेगा। जब पुट कीजिएगा तो पहला आएगा इसमें लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, है ना, इसमें आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, इसमें कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, सबका पोजीशन आप लोग को पता चल गया, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहे, है ना, ये आपका क्या है, यहाँ पे इस तरह से ये था, है ना, इस तरह से यहाँ पे पहुँचा, इस तरह से यहाँ पे पहुँचा था, ठीक है। इस लाइन को बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा बनता है, ठीक है। ए S1 सोर्स है, ए S2 सोर्स है, इन दोनों सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है, और सोर्स और ये जो स्क्रीन है इनके बीच में कैपिटल डी डिस्टेंस होता है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा ये आपका जो है ये है डिस्टेंस बाई, इसी का हम लोग अभी पहले ऊपर में निकाले थे, कहाँ पे मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा होगा, कहाँ पे फर्स्ट मिनिमा होगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या, तो फ्रिंज विथ, है ना, फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ जो होता है ना, फ्रिंज विथ जो होता है वो बताता है आपका क्या,
कि दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच में कितना गैप है। बात समझ में आया। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इसको बीटा से इंडिकेट करते हैं हम लोग कि दो लगातार मैक्सिमा या तो फिर दो लगातार मिनिमा के बीच में कितना डिस्टेंस या सेपरेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमा का, अगर बात करते हैं किसका, मैक्सिमा का बात करते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका, है ना, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा, देखिए मैक्सिमा का बात करते हैं तो उसमें आया था बाई इज इक्वल टू, है ना, एन लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे बाई 1 निकाला तो ए आ गया लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। बाई 2 निकालेगा तो एन का वैल्यू 2 फुट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो ये लगातार दो मैक्सिमा का लोकेशन है ना, अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस। अब देखिए, अब आपको गैप पूछा जाएगा तो गैप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 होगा कि नहीं। अब इनको जब घटाएगा तो 2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी में लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ इतना बच जाएगा, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, तो ए आपका जो होता है ना, ये होता है आपका फ्रिंज विड्थ। ये आपका क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, मतलब इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए, है ना, फर्स्ट मिनिमा बना, ये है आपका सेकंड मिनिमा। तो इनके बीच में गैप कितना है ना, इनके बीच में गैप कितना है, यही होता है आपका लेमडा, सॉरी लेमडा नहीं, ये हो जाता है आपका क्या, ये जो गैप है ना, वो आ जाएगा कितना, तो लेमडा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अच्छा, कोई बोलेंगे क्या कि इसको मिनिमा से हम लोग कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो मिनिमा के लिए लेमडा 1 जो आता है ना, मिनिमा के लिए जो बाई 1 जो आता है वो आ जाता है लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d, और बाई 2 जो आ जाता है वो आ जाता है कितना, 3 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई 2d। अब यहाँ से बाई 2 माइनस बाई 1 करेंगे तो 1.5 में से आधा जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। देखिए फिर से वही चीज़ आ गया। तो याद रखिएगा कि दो मैक्सिमा हो या तो दो मिनिमा हो, दो ब्राइट हो या तो फिर दो डार्क हो, दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है, दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है वो हमेशा सेम होता है और वो इक्वल रहता है किसके बराबर, तो लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी के बराबर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे है, क्या वो, तो पूछा जाता है क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है ना। एंगुलर मतलब एंगल लग गया इसमें, है ना, बस एंगल देखा जाएगा। देखिए इसमें तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है ना, वो होता है आपका फ्रिंज विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई वो कैपिटल डी होता है। फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई क्या होता है, कैपिटल डी होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वो क्या होता है, बीटा होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे क्या कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा वो कितना आ गया, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और फ्रिंज विड्थ जो है वो कितना आया था, तो लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी, है ना, और नीचे में डिवाइड दिया है किससे, तो कैपिटल डी से, तो ये डी से डी कट जाएगा तो बचेगा क्या, लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये आपका है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना, ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन, है ना, एमसीक्यू में, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज का समाप्त होता है। अच्छा, हम आप लोगों को कुछ एक बात मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि जैसा कि आजकल जो चल रहा है, कोविड का केसेस बढ़ रहा है डे बाय डे, है ना, तो आप ऐसा सोच के मत रखिए कि एग्ज़ाम ना होगा, एग्ज़ाम तो होगा कभी ना कभी, है ना। तो हमेशा एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है ना। आप क्या कीजिए कि अभी से 10 से 15 दिन बोर्ड के लिए एकदम पूरा ज़ोर शोर से लग जाइए, है ना, ठीक है।
और लग करके जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं हर एक है ना सब्जेक्ट का क्या कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए एकदम फुल प्रिपरेशन के साथ में। और उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आता है क्या कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है ना, तो फिर इसका प्रिपरेशन, बोर्ड का प्रिपरेशन करना बंद कर दें, है ना। और जो कुछ भी आपका एम है, गोल है, जेई है या नीट है, उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिर नया डेट का अगर एग्ज़ाम आता है बोर्ड एग्ज़ाम का, है ना, तो उसको एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले क्या करें, ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बोर्ड के लिए, इससे प्रिपरेशन करना चालू कर दें। बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बहुत काफ़ी हो जाएगा, 15 दिन जब आप लोग अभी पढ़ लेंगे तो। ऐसा नहीं कि अभी आप लोग नहीं पढ़ें और 10 दिन में एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो अभी आप लोग आराम से 10-15 दिन एकदम मस्त एकदम मेहनत करके पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अपना जो गोल है उसमें लग जाइए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो, कैंसिल होता है तो, एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगर इस वीडियो लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है, इस तरह का आपका कोई फ्रेंड है, जान पहचान है कि उसको मदद मिल सकता है इस वीडियो से, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में उसको मदद मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।